ओके, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम आज कंटिन्यू करेंगे डायमेंशंस को, आगे लेके जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिया होता है, v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, और यहाँ पे पूछा गया है ए बी सी डी इनके डायमेंशन बताओ, मतलब यूनिट भी बताओ। यूनिट पता चलेगा तभी डायमेंशन बोल पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको डायमेंशन के नज़रिए से देखना है। डायमेंशन के नज़रिए से देखना है मतलब पहले इसका यूनिट देखते हैं। v इज़ व्हाट, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब इसके अंदर t का यूनिट पता है हमें, t का यूनिट क्या होगा, सेकंड। a और b और c और d इन चारों का यूनिट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल क्या होता है, यहाँ पे रूल एक ऐसा होता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में बीच में प्लस साइन है, बराबर है। बीच में प्लस साइन है मतलब हर एक टर्म का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब ए का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, बी प्लस टी का कॉम्बिनेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, सी अपॉन डी प्लस टी इस पूरे का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट और c अपॉन डी प्लस टी इसके कंबाइन का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। ये देख पहला रूल है। कंडीशन अप्लाई, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। यूनिट इक्वल है तो इनके डायमेंशन भी इक्वल होंगे भाई। तो वेलोसिटी का डायमेंशन और c अपॉन डी प्लस टी का डायमेंशन हम इक्वेट करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे इक्वेट किया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें अगर डायमेंशन ऑफ c मिल जाते हैं, अगर मुझे डायमेंशन ऑफ c मिल जाते हैं और d प्लस टी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया सबसे पहले, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन डायमेंशन ऑफ d प्लस टी। डायमेंशन ऑफ c चाहिए तो डायमेंशन ऑफ d प्लस टी इधर लेके जाते हैं। अभी डायमेंशन ऑफ d प्लस टी देखो, यहाँ पे ये जो पूरी है टर्म है, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड। क्यों सेकेंड होगा भाई इसका यूनिट, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम सेकेंड में है, वो गिवन है। टाइम के साथ टाइम ही ऐड होगा ना, टाइम के साथ किलोग्राम नहीं ऐड होगा। 1 सेकेंड के साथ प्लस 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड प्लस 1 किलोग्राम ऐड होते हुए कभी सुना है क्या। मतलब t अगर सेकेंड है तो बाय डिफ़ॉल्ट d का डायमेंशन भी या d का यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली d का हमें ऑलरेडी मिल चुका यूनिट, दैट इज सेकेंड। तो यहाँ पे d का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। और जहाँ जहाँ प्लस साइन तुम्हें दिखेगा वहाँ वहाँ दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट की होंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर t सेकेंड है तो d का यूनिट क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। वो लिख दिया भाई। तो c का यूनिट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले वापस में रिपीट कर देता हूँ, डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी को इक्वल किया। इसका मीटर पर सेकेंड यूनिट है तो ये पूरे क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखते हैं d प्लस टी है, टाइम के साथ टाइम की टर्म ही ऐड होगी, इसलिए d का भी यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। तो हम अभी c का यूनिट निकाल लेते हैं, c के डायमेंशन से c का यूनिट हम निकाल लेते हैं। हमने इसको इक्वेट किया था, इस डिनोमिनेटर की टर्म को इधर लेके गए तो हमें ये मिला, डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ d प्लस टी। डायमेंशंस ऑफ v क्या होंगे बेटा, डायमेंशंस ऑफ v इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। तो m जीरो होगा, m इज मीटर नहीं है, m मास है। मास है क्या इसके अंदर, नहीं। l लेंथ है, कितनी है, 1, इसकी पावर 1 है। टाइम है, डिनोमिनेटर में है तो -1। सो चेक डायमेंशंस ऑफ v। डायमेंशंस ऑफ d प्लस टी क्या होंगे, डायमेंशंस ऑफ d प्लस टी टाइम के साथ टाइम ऐड करोगे ना। सो 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड अगर मैं करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, 5 सेकेंड। मतलब कोई भी सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसका यूनिट सेम ही रहेगा। ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, d प्लस टी का यूनिट सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड कितना होगा, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड स्क्वायर तो नहीं होगा ना, तो इसलिए d प्लस टी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड का होगा। सो m जीरो, l जीरो और t यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंबाइनली हम सॉल्व करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन में आए तो पावर की एडिशन होती है, तो m जीरो प्लस जीरो, l की पावर 1, l की पावर 0, तो 1 प्लस 0,
टी की पावर -1 टी की पावर 1, सो ये भी 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया m0 l1 t0। सो डायमेंशंस ऑफ c हमें यहाँ से मिल गए m0 l1 t0। ठीक है, फाइन। अभी क्या करना है हमें, डायमेंशंस ऑफ a कोई बता सकता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a का डायमेंशन क्या होगा, एनीवन? a का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t -1 वेरी गुड, मतलब उसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो a का? मीटर a का पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड, राइट। जो वेलोसिटी का है वही a का यूनिट होगा, राइट। b प्लस टी मतलब b का यूनिट मुझे निकालना है, तो कहीं निकाला होगा ही मैंने, यहाँ पे मैं कहीं देख लेता हूँ b प्लस टी। सो यहाँ पे देखो हमने b का यूनिट निकाल लिया, हाँ ये रहा। अभी b की बात कर लेते, मुझे b का यूनिट निकालना है, डायमेंशन एनालिसिस से करेंगे। तो तरीका वही होगा, जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वही b प्लस टी के कॉम्बिनेशन का यूनिट होगा, राइट। तो इनका यूनिट इक्वल कर देते हैं, देखो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ b इंटू टी। डायमेंशंस ऑफ v इज नथिंग बट m0 l1 t -1 मीटर पर सेकेंड है। डायमेंशंस ऑफ बी टी को कैसे लिखेंगे, सेपरेट कर देंगे पहले, डायमेंशंस ऑफ b इंटू डायमेंशंस ऑफ t। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ t तो हमें पता है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यू किया मैंने, डायमेंशंस ऑफ v इधर लिखा m0 l1 t -1 इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ b इंटू डायमेंशंस ऑफ t। डायमेंशंस ऑफ t क्या होंगे, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो m0 आएगा, l0 आएगा, t 1 आएगा, -1 नहीं 1 आएगा। इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो डायमेंशंस ऑफ b हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो m0 और डिवीजन में भी m0 है, तो डिवीजन का जो m0 है वो ऊपर आएगा, उसकी पावर 0, सो 0 - 0, l1 -0, t -1 और नीचे का 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, सो t -1 ऑफ -1। तो डायमेंशंस ऑफ b भी हमें मिल गए m0 l1 t -2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टॉपिक में से अगर अभी तक के डिस्कशन में से कुछ आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये चांसेस है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हमने आगे कुछ और एक क्वेश्चन भी किया होगा, तुम ये भी चेक कर लेना अभी। ठीक है, हाँ PDF में ये चेक कर लेना, नहीं ये टाइप है तो मुझे ही बताना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो और इससे क्या निकाल सकते हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन के फंडे से। एक तो हमने अननोन क्वांटिटीज़ के अभी डायमेंशंस देखे ABCD जस्ट बाय गिविंग दिस एक्सप्रेशन, और इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ हमें गिवन होगी और बाकी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन और यूनिट हमें निकालने को पूछेंगे। नेक्स्ट टाइप ऐसा पूछते हैं जहाँ पे हमें फॉर्मूला ही निकालना है। ठीक है, हमें फॉर्मूला निकालना है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ f यूजिंग दिस डायमेंशनल मेथड। देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फिर हम बाकी की बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, द सेंट्रिपिटल फोर्स F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass, velocity and radius of circle. Derive the formula for F using the method of dimension। मतलब कह रहे हैं कि कोई सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें निकालना है, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और हमें बोल रहे हैं कि फॉर्मूला बताओ हमें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम मैथमेटिकली लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था कि फोर्स जो है सेंट्रिपिटल फोर्स तुम लोगों को पता है क्या क्या होता है, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन करेगा। तो कल ही मैंने हमारी बात चल रही थी शायद से ग्रेविटेशनल टॉपिक के अंदर मैं बोल रहा था कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि लेट्स से कि कोई स्ट्रिंग तुम्हारे पास है, ये मास m है, इसको तुम्हें रिवॉल्व करना है। तो इस पार्टिकल को रिवॉल्व करना है तो इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी v चाहिए, और उसके अंदर की तरफ उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स वहाँ पे मौजूद चाहिए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस पार्टिकल टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर फैशन, राइट। तो वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। और क्वेश्चन में दिया था कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो पहली स्टेप में क्या करना कि मास का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है या आर का स्क्वायर है। फाइनली तुम्हें आंसर में बता दूं, कल हमने डिस्कस किया था सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन आर। तो हमें बस इतना गिवन था कि वो मास, वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये नहीं पता कि मास का स्क्वायर है या वेलोसिटी का स्क्वायर है या रेडियस टू द पावर -1 है, ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y एंड r टू द पावर z, ऐसा लिखेंगे। और हमें x, y, z को ही फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा f को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशंस तो हम निकाल सकते हैं
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज m1 L1 t माइनस 2। मास के डायमेंशन क्या होंगे, मास के डायमेंशंस क्या होंगे, मास इज kg, सो m1 आएगा, L0 और t0 आएगा। मास किस में मेजर करोगे बेटा, kg में मेजर करोगे ना, तो m1 L0 t0 आएगा। वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब m0 L1 t माइनस 1। रेडियस डिस्टेंस है, मीटर में मेजर करोगे, सो m0 L1 t0 लिख दिया, उनकी पावर x y z ऐसे ऊपर हमने लिख दी। ठीक है, अभी क्या करो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो एज इट इज रहेगा क्योंकि फोर्स की पावर नहीं देखनी, इक्वल टू के राइट हैंड साइड के इनकी पावर में हमें मल्टीप्लाई करना है। मतलब x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो m रेस टू x हो जाएगा, x को 0 से और x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0 इंटू वाई इज़ 0, y इंटू 1 इज़ y, y इंटू माइनस 1 इज़ माइनस y। यहाँ पे m0 l टू द पावर z एंड t टू द पावर 0 आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पूरा मैथमेटिक्स से, प्योर मैथमेटिक्स से, सिंपल स्टेप से ये हो गया। अभी सभी क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, तो यहाँ पे m एक जगह पे लिखेंगे, तो m टू द पावर x, m टू द पावर 0, m टू द पावर 0, मतलब m टू द पावर x प्लस 0, ठीक है। l टू द पावर 0, l टू द पावर y, l टू द पावर z, l को इकट्ठा लिखा और उनकी पावर की मैंने एडिशन कर दी। जब कोई क्वांटिटीज़ उनका बेस मल्टीप्लिकेशन में होता है, उनके पावर की हम एडिशन करते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस से। t टू द पावर 0, t टू द पावर माइनस वाई, t टू द पावर 0, ये यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे मिला यहाँ पे m टू द पावर x प्लस 0 x आ गया, l टू द पावर y प्लस z एंड t टू द पावर माइनस वाई, ये हमें मिला। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया है, अब तो ये सॉल्व करने में और मज़ा आता है। फिर देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 है, राइट हैंड साइड में m की पावर x है, मतलब इसकी 1 इज इक्वल्स टू x, मतलब x मुझे मिल गया 1। वैसे ही l टू द पावर y प्लस z है, उसको 1 के साथ इक्वल करो, l की लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है इक्वल टू राइट के l की पावर जो है उससे साथ इक्वेट करेंगे, सो 1 इज इक्वल्स टू y प्लस z, ये यहाँ पे लिखा। और तीसरा हमें इक्वेशन मिलेगा t टू द पावर माइनस 2 है और ये t टू द पावर माइनस y है, तो यहाँ पे हमें माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस y, मतलब y इज इक्वल्स टू 2 हमें मिला। और ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो मुझे z भी मिल जाएगा, तो z की वैल्यू मुझे मिल गई -1, y की वैल्यू मुझे मिल गई +2 और x की वैल्यू मुझे मिल गई 1। तो हमारा ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था, ये क्वेश्चन में गिवन था, उसमें से x y z की वैल्यू हमने निकाली, m आया 1, v आया 2, r आया -1। तो -1 है तो नीचे जाके +1 लिख दिया, सो मुझे मिल गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें फॉर्मूला ही पता नहीं था, बस रिलेशन पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज अ यूजफुल टूल टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर एनी गिवन क्वांटिटीज, जस्ट वी नीड टू नो ऑन विच क्वांटिटीज द गिवन फॉर्मूला इज डिपेंडिंग अपॉन। अब तुम पूछोगे सर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इज इक्वल्स टू में जो कांस्टेंट क्या आएगा उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यही इसका लिमिटेशन है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। सो एक्सपेरिमेंटली देखा गया k की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है, इसलिए हम f इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r लिखते हैं। ठीक है, तो हमें बस एक रिलेशन मिल जाता है, बस कांस्टेंट की वैल्यू जिसके अंदर जो आती है वो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो और एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला निकालना था। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई, यहाँ लिखा भी है 2 पाई √L/g, जो सिंपल पेंडुलम ऐसे घूमते रहता है ना, उसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। कुछ फॉर्मूले हमें ना थोड़े याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का हो गया, टाइम पीरियड का हो गया। तुम कहोगे टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हमें अब तक सिखाया नहीं गया, ये हमें देखने को मिलेगा ऑसिलेशन ये टॉपिक के अंदर। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें? सर्कुलर मोशन ये टॉपिक के अंदर। ठीक, सो बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है शो द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज इक्वल्स टू ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय T इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/g इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें ये चेक करना था कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है या नहीं, तो ये भी वेरीफाई हो सकता है। दैट्स द फोर्थ बिट टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो ये यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे कि वेरीफाई करो या करेक्ट है या नहीं बताओ हमें, यस नो में थोड़ी ना आंसर देना है हमें। ठीक है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे सेम चीज़ करनी है। यहाँ पे हमने देखा कि ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? L और G के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने लिखा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर x एंड
जी टू द पावर वाई। तो एक्स और वाई को वेरीफाई करना है। एक्स क्या आना चाहिए यहाँ पे, एक्स की पावर 1/2 आनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में एल है न्यूमरेटर में, तो एल की पावर 1/2 ही आनी चाहिए। और ये जो जी है, जी की पावर हमें कितनी आनी चाहिए, -1/2। तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, यू कैन चेक फ्रॉम द PDF। ओके, इसके लिमिटेशन हमने अभी जस्ट देखे कि इसके अंदर हम कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम एरर देखेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिए हैं। हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये फ्रूट वाले का शॉप है, ये किराना जनरल स्टोर है, और ये ज्वेलरी शॉप है। ठीक है, तो ये जो फ्रूट वाले के पास ये जो डिवाइस है जिससे वो फल मेजर करता है, फ्रूट की मेजरमेंट करता है कि 2 किलो सेब दे दो भाई, 3 किलो चीकू दे दो, ये दे दो, वो सब दे दो, तो उसका ये जो तराजू है, तराजू नहीं बोलेंगे, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है। और साथ ही साथ ये जो सुपरमार्केट के अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम वेइंग मशीन कहेंगे इसको एक्चुअली, और ये जो गोल्ड वगैरह हम मेजर करेंगे यहाँ पे, ये जो वेइंग मशीन है, इन तीनों का मेजरमेंट एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कौन सबसे एक्यूरेटली हमें रखना पड़ेगा, तो आंसर होगा जो ज्वेलरी शॉप में हमारा वेइंग मशीन है वो सबसे एक्यूरेट चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ हो गई, 1 ग्राम की जगह पे 1.2 ग्राम भी दे दिया तो इसको बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, 3-4 हज़ार रुपये का। ठीक है, फ्रूट वाले के पास क्या है, थोड़ा सा 19-20 चल जाएगा, 2 किलो के जगह पे 2.1 kg भी आ जाता है, तो उसको क्या 2-4 रुपये का ऊपर नीचे फर्क गिरेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी और इसकी एक्यूरेसी में फ़र्क है। भले ही तीनों मास मेजर कर रहे हैं, लेकिन तीनों के एक्यूरेसी में फ़र्क है। ठीक है, तो अगर इसको 3 के जगह पे 3.1 भी कर दे तो फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन इसको 3 के जगह पे 3.1 कर दे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि फिर इन तीनों में क्या अंतर है, हमने कहा कि इसके अंदर लीस्ट काउंट का फ़र्क है। मतलब यहाँ पे 500 ग्राम की गड़बड़ चलेगी, यहाँ पे 10 ग्राम की गड़बड़ चल सकती है, यहाँ पे 1 ग्राम की गड़बड़ चल सकती है, तो इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। कि मिनिमम लीस्ट काउंट गड़बड़ का नहीं, ऐसा समझो इसको, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि मिनिमम वेट कितना मेजर करेगा, ये 500 ग्राम। ये जो दूसरी मशीन ये मिनिमम कितना वेट मेजर करेगी, 10 ग्राम। और ये जो तीसरी मशीन है ये मिनिमम कितना वेट मेजर करेगी, 1 ग्राम। यहाँ पे तुम 1 ग्राम का अगर सोना रख दो तो ये मेजरमेंट ही नहीं देगी, इसलिए हमने कहा कि मिनिमम कितना वेट इसके अंदर रखना पड़ेगा तुम्हें, 500 ग्राम का, तब ये मशीन कुछ रीडिंग देगी। यहाँ पे तुम अगर 2 ग्राम का कुछ वेट रख देते हो ये मशीन के ऊपर, ये रीड नहीं करेगी, ये रीडिंग देगी ही नहीं, क्योंकि ये बनी किसके लिए है, 10 ग्राम और उसके ऊपर की। ठीक है, 10 के मल्टीपल में ये रीडिंग देगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्यूरेसी तीनों मशीन की अलग है। ये इस टॉपिक का एक एप्लीकेशन हो गया। अभी इसके डिटेल में चलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। आगे आए हम, ये लिस्ट काउंट की और कुछ बातें की हमने। लिस्ट काउंट क्या है, ये वर्नियर कैलिपर कहा गया, ये वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज एक्चुअली ये, इसका एप्लीकेशन हमें आगे चल के देखना है। ठीक है, ये जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की रीडिंग अलग आएगी। यहाँ पे ये जो स्केल है, स्केल की रीडिंग अलग है। और यहाँ पे ये जो छोटा सा बॉल है उसको मेजर करने के लिए ये जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रीडिंग अलग होगी। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर की रीडिंग नहीं दे सकता, ये 1 किलोमीटर को मेजर नहीं कर सकता, ना ये 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकता है। ठीक है, सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वी यूज़ फॉर ए डिफरेंट एप्लीकेशन। और उसको कौन से टेक्निकल वर्ड से हम बोलेंगे कि इसका लिस्ट काउंट क्या है। क्या तुम्हारे गाड़ी के स्पीडोमीटर में तुम्हें 10 सेंटीमीटर की रीडिंग देखने को मिलती है क्या? गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो क्या बताता है, मिनिमम 100 मीटर, वो जो लास्ट का डिजिट होता है जो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 जाता है, उसका वो 0 मतलब क्या है, 0 मीटर, 1 मतलब क्या है, 100 मीटर, 2 मतलब क्या है, 200 मीटर। मतलब मिनिमम कितनी रीडिंग मेजर करता है गाड़ी का स्पीडोमीटर, 100 मीटर। वो 50 मीटर की रीडिंग दिखाता नहीं है ना हमें, ये 0 से लेकर 1 आ जाता है, मतलब 1 स्टैंड्स फॉर 100 मीटर। 100 के बाद जब गाड़ी तुम्हारी 200 मीटर हो जाएगी तब ये 1 से 2 हो जाता है। सो इसका लिस्ट काउंट क्या है, 100 मीटर। हमारी ये जो रूलिंग स्केल है जिससे हम मेजर करते हैं, लेट्स से कि इस फ़ोन को मुझे मेजर करना है तो मैं ये रूलिंग स्केल से मेजर कर सकता हूँ। अब ये रूलिंग स्केल के अंदर मिनिमम कितनी रीडिंग मेजर कर सकते हो तुम,
क्या एटम की साइज मेजर कर सकते हो क्या इससे, रूलिंग स्केल से? नहीं। तो मिनिमम 1 मिलीमीटर का जो डायमेंशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 1 मिलीमीटर है तो इस स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। यहां पे देखते हैं ये बॉल, ये मशीन है, ये मशीन जो है, मशीन नहीं, स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज मिनिमम डायमेंशन मेजर कर सकता है 0.1 मिलीमीटर का, ठीक है। वो 1 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता है, लेकिन मिनिमम कितना मेजर करेगा, 0.1 मिलीमीटर। सो इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये लिस्ट काउंट के फंडे में एक चीज़ हमें नोट करनी होती है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर आर डिजिट दैट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जो बहुत ज़रूरी है, कोई भी नंबर हम लिखते हैं 3.4, 348, 48 समथिंग समथिंग, इसके अंदर कुछ नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकली उनको हम काउंट करते हैं। द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट अ कंप्यूटेड वैल्यू शुड हैव डिसाइडेड बाय अ सेट ऑफ कन्वेंशनल रूल। तो ये जो कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसके हमने कुछ रूल्स बना के रखे हैं। जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल एक यूनिट होगा, एक MKS सिस्टम का यूनिट होगा, एक FPS सिस्टम का यूनिट होगा। या दूसरा एग्जांपल, इंटरनेशनल सिस्टम मैंने बनाया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ये 7 आएंगे, बाकी सभी डिराइव क्वांटिटीज़ आएंगे। तो वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कुछ हमने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, हमने हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि हम उसको फॉलो करके मेजरमेंट आसानी से करें। सबसे पहले रूल्स क्या है वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर विथ इंडिकेटेड डेसिमल्स, ठीक है। तो कोई नंबर गिवन होगा, उसके अंदर से हमें पूछेंगे कि भैया इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताओ, तो हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो पहला क्या कहते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर टू बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। मतलब कोई भी नंबर होगा उसके अंदर जो नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। पहली बात, तीनों बातें पढ़ लेते हैं, फिर एक नीचे वाले एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, जीरोज दैट हैव एनी नॉन जीरो डिजिट्स एनीवेयर टू द लेफ्ट ऑफ देम आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट जीरोज। जो जीरो होंगे, जीरोज दैट हैव एनी नॉन जीरो डिजिट्स एनीवेयर टू द लेफ्ट, जो जीरो है दैट हैव एनी नॉन जीरो डिजिट एनीवेयर टू द लेफ्ट, मतलब जीरो के लेफ्ट में अगर कोई नॉन जीरो नंबर आता है वो भी सिग्निफिकेंट होगा और वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। ऑल अदर जीरोज नॉट कवर्ड इन रूल 2 अबोव आर नॉट टू बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, यहाँ पे कितने नॉन जीरो नंबर्स हैं। ये एक नंबर दिया हमें 120.00420, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमने देखा। नॉन जीरो पहले काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4, कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। सो 4 नॉन जीरो नंबर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट होंगे। प्लस यहाँ पे ये जो जीरो आए हैं, ये जीरो कहाँ पे है, ये नॉन जीरो के बीच में आए हैं। ये कैसे हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए हैं, तो ये भी कैसे होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 नॉन जीरो नंबर्स और ये अंदर के 3 जीरो नंबर प्लस ये जो राइट हैंड साइड का ये भी हमारा सिग्निफिकेंट जीरो होगा। मतलब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे, टोटल 8। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, नंबर नहीं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 8। कौन से 1 2 3 4, 4 नॉन जीरो। ये जीरो को भी काउंट करना है क्योंकि ये बीच में आए हैं नॉन जीरो नंबर्स के, और ये जो जीरो है इसको भी हम काउंट करते हैं बिकॉज इट इज़ कमिंग ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ दी नॉन जीरो नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। मुझे इसका बताओ, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो 1 और 2 ये तो नॉन जीरो है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हो गए। इन जीरो को काउंट करना है क्या, यस, इनको काउंट करना है क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आए हैं ये, और नॉन जीरो के राइट हैंड साइड वाले भी सभी हम काउंट करते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो पूरे के पूरे जो नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पे देखते हैं ये बी वाला एग्जाम्पल जो हमें थोड़ी और क्लैरिटी देने में हेल्प करेगा। नॉन जीरो कितना है, 4, ये नंबर एक नॉन जीरो है, तो ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। यहाँ पे इसके लेफ्ट में जो भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे क्या,
1 2 3 ये तीनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड रूल वही कहता है ना, एनीवेयर टू द लेफ्ट, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जो जीरो आते हैं उनको सिग्निफिकेंट डिजिट कहा नहीं जाएगा। ठीक है, तुम कहोगे फिर यहाँ पे आपने क्यों किया सर ये 4 के पहले? क्योंकि 4 के पहले ज़ीरो तो है लेकिन उनके पहले 1 है, मतलब नॉन ज़ीरो है। अगर यहाँ पे 1 अगर मैं लिख दूँ तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, लेफ्ट में कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं, पूरे के पूरे ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फिर सर? 4 एक नंबर है विच इज़ सिग्निफिकेंट, और उसके राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 zeros विच आर सिग्निफिकेंट प्लस दिस इज नॉन जीरो नंबर विच इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पे देखते हैं सी में 1 2 3 तीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, और ये जीरो के लेफ्ट में नॉन जीरो नंबर है, सो दिस जीरो इज ऑल्सो काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। सो 1 2 3 4 चारों के चारों नंबर कैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 6.2 6 और 2 दोनों के दोनों कैसे नॉन जीरो नंबर से, दिस 2 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखते हैं सो ये है 0.00010 किलोमीटर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? 1, और उसके राइट में जो भी जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जीरो को क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि इन जीरो के पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। कोई नॉन जीरो नंबर यहाँ पे लेट से 1 या 2 या 8 मान लो, 8 ऐसा होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के नंबर सिग्निफिकेंट होते, लेकिन यहाँ पे वैसे कोई केस नहीं है। नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में सभी जीरो नंबर से कोई नॉन जीरो नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर किया नहीं जाएगा। ओनली 2 फिगर्स दैट इज 1 and 0, 2 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इफ, एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाओ प्लीज। हाँ सर हो गया। सो इन दिस एग्जाम्पल बी, ये पॉइंट क्या कह रहा है? डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इफ नंबर इज नॉट हैविंग एन इंडिकेटेड डेसिमल। अगर डेसिमल नहीं है तो कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो ये है 1 और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 जीरोज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे ऐसा क्वेश्चन है, राइट? अच्छा, और ये सेकेंड एग्जाम्पल है, तो पहले एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। ये जो नंबर है इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। इसको पहले हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो 1 × 10⁻6, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, सो मैंने इसको लिखा 1 × 10⁻6। अभी देखो, अगर मैं ऐसे 4 ऑप्शन तुम्हें देता हूँ, 1 × 10⁻6, 1.0 × 10⁻6, 1.00 × 10⁻6 एंड 1.000 × 10⁻6, और मैंने एक सवाल पूछा, एक इन चारों नंबर में से एक्यूरेट रीडिंग देने वाला नंबर कौन सा है? 1 × 10⁻6 इज मोर एक्यूरेट, या 1.0 × 10⁻6, या 1.00, या 1.000? सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन देगा? डी देगा। इसके रीजन कोई बता सकता है व्हाई डी इज गिविंग मोर एक्यूरेट रीडिंग? सर क्योंकि अगर डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो नंबर होता तो वो भी उसमें दिखाता था, वो भी इंडिकेट करता। मतलब इसका रेफरेंस इससे लगाओ, ये वाला एग्जाम्पल से, ये तीनों एग्जाम्पल में से। तो जितने डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे मतलब वो एक्यूरेट रीडिंग देगा, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू को भी वो मेजर कर पाएगा। मतलब इसका लीस्ट काउंट हाई होगा, इसका लीस्ट काउंट कम होगा, इसका लीस्ट काउंट कम होगा, इसका सबसे कम होगा लीस्ट काउंट। मतलब नंबर तो वही है सर 1 × 10⁻6, लेकिन आपने 1 लिखा, 1.0 लिखा, 1.00 लिखा, 1.000 लिखा। इसका मतलब क्या है कि इसका लीस्ट काउंट हाई है। लीस्ट काउंट हाई का मतलब क्या है? ये छोटी रीडिंग भी मेजर कर लेगा। ये उतनी छोटी रीडिंग मेजर नहीं करेगा, ये थोड़ी छोटी में रीडिंग मेजर करेगा, ये बस 1 के मल्टीपल में रीडिंग मेजर करेगा। ये उसका एप्लीकेशन हो गया। अभी सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसा नंबर दिया होगा तो बस इसका कन्वर्जन हमने ये किया 1 × 10⁻6। अगर उतना ही नंबर होगा तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1। पहले तो
अगर कोई डेसिमल है ही नहीं तो उसको पहले पावर के फॉर्म में लिखो और फिर बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। हमने कहा 1 है, एक ही है। अगर 1.0 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नंबर के राइट हैंड साइड में जितने भी जीरो आते हैं उसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 4 का मतलब क्या होगा कि ये 4 डिजिट तक मुझे एक्यूरेट आंसर देगा, ये 3 डिजिट तक मुझे एक्यूरेट आंसर देगा, ये 2 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर देगा, और ये जो है नंबर ये मुझे एक ही डिजिट तक एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो अगर एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा चाहिए। सीधा सीधा हिसाब मिल गया हमें। जितना ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए मतलब उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज़्यादा होंगे। अगर कोई नंबर है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कम है मतलब वो लीस्ट एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी कम है, वो नंबर की एक्यूरेसी जो मेजरमेंट तुमने किया है उसकी एक्यूरेसी कम है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, कुछ एनलाइटन कर लेते हैं खुद को। और यहाँ पे दिया है 2.0040 इंटू 10⁴। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल दिया है, यहाँ पे राइट 10⁴ दिया है। 10⁴ को देखने की ज़रूरत नहीं है। 10⁴ में जो नंबर आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है बेटा। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2, 4 तो कंफर्म है सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 2 जीरोज भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि नॉन जीरो नंबर के पहले आया है, और राइट हैंड साइड में तो सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करते ही है। सो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सभी नॉन जीरो है भाई, 1 2 3 4 5। सो 5 और सिग्निफिकेंट फिगर है। यस। सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया मतलब ए वाला, हाँ, अगर वो एग्जाम में आए तो हम कौन सा मतलब चारों में से अगर कौन सा सिंपल लिख इतना ही सकते दे देगा, वो इतना ही देगा तो इतना, वैसे तो एज इट इज़ ऐसा नहीं पूछेगा। अगर सिंपली ऐसा ही पूछ लिया तो इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी, क्योंकि कहीं डेसिमल दिख रहा है क्या तुम्हें? यहाँ पे हैं? नहीं सर। डेसिमल हमें नहीं दिख रहा है। सो ये नंबर क्या होगा? प्योरली ऐसा दिखेगा। सो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1। अगर ऐसा देता है 1.0 इंटू 10⁶ तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। ठीक है, सो डिपेंडिंग हाँ अपॉन डेसिमल कहाँ दिया है। डेसिमल है ही नहीं तो पहले उसे पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। कमिंग बैक टू दिस वन, सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे ना, जीरो भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने होंगे? 7 और 1, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर के पहले ये जो पूरे ज़ीरो है ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है नॉन ज़ीरो। ये वाला 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखने चाहिए क्या हमें? यहाँ पे 3 नहीं 2 लिखा है, क्यों? क्योंकि कोई डेसिमल है क्या यहाँ पे? यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है ना, तो ये नंबर को कैसे लिखोगे बेटा? 41 इंटू 10⁻1। अगर कोई डेसिमल नहीं है तो पावर के फॉर्म में लिखना है ना हमें। तो ये नंबर क्या हो गया? 410, 41 इंटू 10⁻1। अभी देखना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, इसलिए यहाँ पे कितना लिखा है हमने? 2। 720 का भी वैसा डेसिमल का ही है क्या? 7.20 है क्या? 72.0 है क्या? नहीं, सिर्फ 720 है। तो 720 को पहले लिखेंगे 72 इंटू 10⁻1। तो इसके अंदर देखना है अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, ये आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि देखने से जाता है 1 2 3 हाँ है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 72.0, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 72.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। 3। 3, क्योंकि डेसिमल आ गया, डेसिमल के आगे जो जीरो है उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे क्या दिक्कत थी सर फिर 3 लेने में? क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल ही नहीं था। अगर डेसिमल नहीं है तो ये रूल्स के हिसाब से, जो पीछे वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये रूल के हिसाब से पहले तो हमें पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने वही किया। 720 इज नथिंग बट 70 इंटू 10⁻1 लाइक दैट। यहाँ पे देखो 2.40 डेसिमल आ गया। तो डेसिमल के बाद में मतलब पूरे ये सिग्निफिकेंट 2 और 4 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन बीच में डेसिमल आ गया तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट हो गया राइट हैंड साइड में। 1.6 इंटू 10⁻14, 10⁻14 को देखना ही नहीं है। यहाँ पे 1 और 6, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। अभी देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन में फिर इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पहले इतना देख लो अच्छे से। अब मल्टीप्लाई करेंगे
बेसिक रूल पता चल गए कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। अब दो नंबर का अगर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर में लिखेंगे वो आंसर कितने डिजिट तक लिखना है हमें, ठीक है, बहुत ज़रूरी पॉइंट। यहाँ पे रूल क्या कहता है, पढ़ लेता हूँ, एक्सप्लेन तो करना ही है। द प्रोडक्ट और कोशेंट विल बी रिपोर्टेड एज हैविंग एज मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट एज द नंबर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब तुम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही आंसर में छाप देना। मतलब यहाँ पे ये नंबर दिया है 0.000170 इंटू 100.40, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा, कैलकुलेटर में करके देख सकते हो तुम, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर कहाँ तक सीमित रखना है, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो ये पहले नंबर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखे 1 2 3, ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये जीरो काउंट नहीं होंगे क्योंकि उनके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आया है। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली इनटू 100.40, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 4 तो है ही, ये 2 जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आए तो ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये राइट हैंड साइड में जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए बेटा, 5। रूल क्या कहता है, जब तुम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर इंटू 5 सिग्निफिकेंट वाला नंबर, तो उसका आंसर में हमें इन मल्टीप्लिकेशन में जिसका सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर था, मतलब ये नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर था आउट ऑफ दिस 2, सो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा आंसर लिखेंगे। तो हमारा ये जो आंसर आया है उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक सीमित रखना है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। रूल वही कहता है, जिसका लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो उसके आंसर में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि 0.001706 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं मुझे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो काउंट नहीं हो गए सिग्निफिकेंट फिगर में क्योंकि वो कैसे हैं, नॉन जीरो के पहले आए हैं और कोई नॉन जीरो नंबर उनके लेफ्ट में नहीं है। तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है ना। तो ऐसा नहीं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है तो 170 लिख के आए, 0.0170 इज द करेक्ट आंसर। अभी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट मिल गए ना हमें, कौन से 1 2 3। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, फॉर दिस गिवन कंडीशन इज 0.0170। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, ऑप्शन ए होगा 0.0170, ऑप्शन बी में होगा 0.01706, ऑप्शन सी में होगा 0.01706 एंड ऑप्शन डी में होगा 0.017। ऐसा पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा है आंसर करेक्ट। तो जिसने पढ़ा नहीं होगा बोलेगा कुछ भी पूछ लेगा, गलत क्वेश्चन है, सभी तो सेम ही है। तो वो बोलेगा जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है उसको टिक कर रखे हो, ये सबसे एक्यूरेट लगा नहीं। तो इसका आंसर क्या सही लिख के आओगे तुम लोग, ऑप्शन ए सही होगा बाय दिस रूल, ठीक है। आगे चलते हैं, डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन का पूछा है, कोई एक नंबर लिया है यहाँ पे 25.2, कलर में चेंज कर देता है उसका, ब्लू कर देता है, 25.2 इंटू 1374 अपॉन 33.3, ठीक है। तो पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिला, 25.2 इंटू 1374 इज नथिंग बट 34624.8 डिवाइडेड बाय 33.3। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवीजन के बाद हमें ये नंबर मिला 1039.78। तो इसका एक्यूरेट आंसर हमें लिखना है अभी। तो हमें देखा कि 25.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे देखा गया 3, 1374 में चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर है, और डिवीजन में 33.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब ये जो आंसर हमारा है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3, यहाँ तक हमें इस आंसर को लिखना है, यहाँ तक इस आंसर को हमें लिखना है। मतलब हम क्या 103 लिख के आएंगे, क्या 103 ही लिख के आएंगे हम, बताओ। हम इसको 103, नंबर तो छोटा नहीं होना चाहिए ना, सिग्निफिकेंट डिजिट तुम 3 लिख रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 1039 इस नंबर को 103 लिख के आए तुम, ठीक है। तो वो नंबर उतना ही होना चाहिए, बस सिग्निफिकेंट डिजिट उसके 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 103, तो लिखा मैंने 103, आगे लिखेंगे 0 इंटू 10 टू द पावर लिखेंगे -1, ठीक है। तो इसके लिए एक हमें
देखना पड़ेगा कि ये जो लास्ट का डिजिट है 9, इस 9 के पहले जो 3 है उसको हमें 4 करना पड़ता है। तो वो रूल को क्या कहते हैं वो हम आगे देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा इसको 1030 इंटू 10⁻⁻1 मैंने क्यों लिखा है इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 104 इंटू 10⁻⁻1। वो रूल हम देखते हैं अभी क्या है कि अगर मुझे 3 डिजिट तक उसको अप्रॉक्स करना है तो अप्रॉक्सीमेशन उसे कहते हैं कि जो लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले के डिजिट को हम 4 लिख देते हैं, उसके पहले के डिजिट को हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 नहीं एक्चुअली +1 होना चाहिए। -1 लिखेंगे तो आंसर 10.4 हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, इसको नंबर को छोटा या बड़ा नहीं करना है, उसको ये लिखना है। ठीक है, तो इसको देखोगे तो ये नंबर क्या होगा 104, 10⁻+1 है तो मतलब 1040। तो नंबर तो छोटा नहीं किया हमने, उतना ही रखा है, बस 3 डिजिट तक उसको सीमित रखना था, इसलिए इसको लिखा 104 इंटू 10⁻1। तो यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है भाई, 1, 0 और 4, 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि आगे का 0 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कोई डेसिमल ही नहीं है। और वो कैसे पहचाना सर आपने, क्योंकि नॉन जीरो डेसिमल नहीं है तो इसको पहले लिखो 104 इंटू 10⁻1। तो यहाँ पे मैंने देखा इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया है। एडिशन का रूल क्या है, अगर ऐड करने को बोलेंगे तो रूल फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्शन। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल देखा, अभी हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो हमें इस नंबर को ऐड करना है 45.621, 4.3 एंड 6.41, इन नंबर को हमें ऐड करना है। तो पहले हमने बेसिकली इसको ऐड कर दिया, हमें नंबर मिला 43.511। इसको हमें सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, एक्यूरेट सिग्निफिकेंट डिजिट में हमें लिखना है। तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, और इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट। रूल वही है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट जो होंगे वहाँ तक हमें इसको लिखना है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, इसको हमें लिखना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो ये 43.511 है, ये अभी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखेंगे तो इसको हम सिंपली लिखेंगे 43, आगे के डिजिट को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको लिखना था। फिर आगे चल के देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आगे 5 है तो इसको 3 ही क्यों लिखा, इसको 4 क्यों नहीं किया, वो आगे के रूल में हम देखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है 160.45, शायद से बीच में प्लस ही होगा, हाँ, प्लस 6.732, इसका एडिशन आया 167.182। तो इसको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना पड़ेगा हमें, तो हमने देखा कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 5, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 4। ठीक है, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना पड़ेगा, 5 सिग्निफिकेंट क्या नहीं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम इसको लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या है 167.182, इसको 4 सिग्निफिकेंट तक लेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना आएगा 167.1 इंटू 10⁻1 क्यों किया, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, दिस इज नॉट कर। तो इसका आंसर लिखेंगे हम 167.1। ठीक है, लेकिन आगे का डिजिट 8 है, वो 5 से बड़ा हो गया ना, तो ये जो डिजिट है ये क्या होना चाहिए 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 167.2। सर आपने 1 को 2 क्यों लिखा, वो हम अप्रॉक्सीमेट रूल में देखेंगे कि मुझे इसको कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना था 1 2 3 4, लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है उसके बाद जो वाला डिजिट क्या है 8, विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इस 1 को मैंने कर दिया 2। तो ये जो थोड़ा लिखा था ये 10⁻1 ये गलत था, और ये करेक्ट आंसर है 167.2। तो ये जो रूल है, ये जो 8 था मतलब ग्रेटर देन 5, तो आपने इसको 2 क्यों किया, वो आगे के सेट ऑफ रूल्स में मैं समझाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, ये यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इनटू 3 डिजिट, मतलब ये जो सभी डिजिट यहाँ पे दिए हैं उसको 3 डिजिट में तुम राउंड ऑफ करो, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको लिखो। तो ये नंबर है 2761, उसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हमें लिखना है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। ओके, तो 2761
ये जो लास्ट का डिजिट है ये क्या है 1, विच इज लेस देन 5. 1 इज लेस देन 5. इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन प्रीवियस डिजिट विल नॉट चेंज. मतलब उसके पहले का डिजिट है वो चेंज नहीं होगा. मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 276 इंटू 10⁻1. नंबर छोटा नहीं होना चाहिए ना. 2761 है तो हमने इसको लिखा 276 इंटू 10⁻1. ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2760. नंबर को अप्रोक्सीमेट करना है, लेकिन नंबर 2761 से 276 थोड़ी ना लिख सकते हो तुम. इंटू 10⁻1 कर लो. ठीक है, नंबर को अल्टर नहीं करना है. सेकेंड एग्जाम्पल, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है. तो लास्ट डिजिट हमने देखा, लास्ट डिजिट क्या है 6. इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 देन ऐड +1 टू द प्रीवियस नंबर. मतलब ये ग्रेटर देन 5 है तो उसके पहले का नंबर में क्या करेंगे हम, एक ऐड करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 277 इंटू 10⁻1. 10⁻1 क्यों लिख रहे हो, 2766 ये बड़ा नंबर है, उसको हमने छोटा नहीं करना है ना. 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है, लेकिन उसकी वैल्यू तो उसके आसपास ही होनी चाहिए. 3750 है, उसको हम 307 लिख के नहीं आएंगे ना. नंबर तो चेंज हो गया, नंबर चेंज नहीं करना है, अप्रॉक्स करना है, तो उसकी वैल्यू उसके आसपास ही होनी चाहिए. तो 2766 क्या हो गया 2770 हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो क्या करना है. तो इसके 2 केसेस हैं. 5 के पहले अगर इवन नंबर आता है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे 276 इंटू, यहाँ पे भी हर जगह पे 10⁻1 होना चाहिए. ठीक है, तो क्या रूल क्या कहता है ये, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 एंड प्रीवियस डिजिट इज इवन देन डिजिट विल नॉट चेंज. तो अगर लास्ट का डिजिट 5 है और उसके पहले इवन नंबर है, जैसे कि 6 इज अ इवन, तो 3 डिजिट हम सीधा 176 इंटू 10⁻1 करेंगे. अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तो हमें वो डिजिट में +1 ऐड करना है. तो यहाँ पे 2755 है तो वो हो जाएगा 27, ये जो लास्ट डिजिट है उसके अंदर हम +1 ऐड करेंगे. क्यों, क्योंकि जो डिजिट हमें कट करना है वो 5 है, तो हमें इसके पहले का डिजिट देखना पड़ा, वो ऑड था, तो इसके अंदर हमें +1 करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 276 इंटू 10⁻1. ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे. हमें भी यहाँ पे देखते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं इन नंबर्स को. ठीक है, तो पहला यहाँ पे दिया है 15462, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तो 154 ये 3 डिजिट है, उसके आगे का नंबर हमने देखा 6 है विच इज़ ग्रेटर देन 5. सो हमने उसके पहले डिजिट में एक ऐड कर देना है. तो ये क्या हो गया 155 इंटू 10⁻. कितने डिजिट का नंबर था भाई ये 1 2 3 4 5. हमने 3 डिजिट तक किया, मतलब मुझे 10⁻ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. ये करेक्शन कर लो. सेकेंड, फिर से बता रहा हूँ 10⁻2 क्यों किया सर आपने, इसको हमने 3 डिजिट तक राउंड ऑफ किया, लेकिन नंबर तो छोटा हो गया ना. 155 15462 से 155 हो गया नंबर, मतलब आंसर गलत लिखा है. हमें उसको उतना ही रखना है नंबर, बस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने उसको अप्रॉक्स किया है. तो यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर था ये 1 2 3 4 5. हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक किया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट को तो अल्टर नहीं करना है ना. तो इंटू हमने किया 10⁻2. मतलब तुम ऐसा समझो 15462 इस नंबर को हमने 3 डिजिट तक अप्रॉक्स किया, तो लिखा क्या हमने 15500. ठीक है, मतलब इसके कॉम्पिटिटिव ही नंबर है ना ये. बस तुम अगर इस नंबर को 155 लिख के आओगे तो काफ़ी छोटा हो गया नंबर, आंसर इज गलत. ठीक, यहाँ पे देखते हैं 14.745. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 14.745. हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक यहाँ पे लिखना है. तो 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट है, उसके बाद का डिजिट है 4. 4 इज लेस देन 5, तो कोई चिंता नहीं, एज इट इज़ वो नंबर लिख दो 14.7. हाँ, यहाँ पे 10⁻ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद का डिजिट हम अप्रॉक्स कर रहे हैं, तो इसको सीधा सीधा उड़ा दिया तो चलेगा. राइट, तो यहाँ पे ये 4 5 के कंपनसेशन के लिए 10⁻ समथिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब नॉन डेसिमल वाला नंबर होगा उसके लिए करना होता है बस. डी वाला नंबर देखते हैं 14.650, मतलब डेसिमल वाला नंबर है.
सो 3 डिजिट कौन से 1 2 3, उसके बाद वाला डिजिट कौन सा है 5 है, 5 है तो उसके पहले वाला डिजिट हमने देखा 6 विच इज़ इवन, इवन नंबर है तो उसके अंदर ना प्लस ऐड करना है ना माइनस कुछ करना है, तो हमने इसको लिखा 14.6 और ये आगे 10 टू द पावर 12 था वो एज इट इज़ हमने लिख लिया। इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ हमने 10 टू द पावर 1 2 कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, तुम हमारे ऐप के ऊपर जाके PDF से ये चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ और क्वेश्चंस भी हमने किए, उसको एक बार देख लेना। कल मैं इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैंने सिखाया नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। तो कल का लेक्चर कोई मिस ना करें, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।